आज 24 अप्रैल 2026 को ऑनरेबल गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा की बेल को रिजेक्ट कर दिया। कौन सी बेल थी? एंटीसिपेटरी बेल। आपको याद होगा अभी थोड़े दिन पहले इनके खिलाफ हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के सीएम है, उनकी वाइफ ने एफआईआर फाइल कर दी। अब जब भी किसी के खिलाफ एफआईआर फाइल होगी, सबसे पहले उसके मन में क्या डर आएगा कि भैया अब मेरा अरेस्ट हो जाएगा। अरेस्ट से बचने के लिए एक बेल होती है, उसको हम कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल। अमूमन बेल कब ली जाती है? जब इंसान का अरेस्ट हो जाता है, उसके बाद वो कोर्ट में जाके बेल के लिए अप्लाई करता है कि मुझे छोड़ दिया जाए। लेकिन अरेस्ट होने से पहले जो बेल लगाई जाती है हम उसे कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल, क्योंकि डर है कि इंसान का अरेस्ट हो जाएगा, इससे एडवांस के अंदर बेल ले लो। तो एडवांस वाली बेल को क्या कहा जाता है? एंटीसिपेटरी बेल। और ऑनरेबल गुवाहाटी हाईकोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दी है। मैं आपको इस केस से जुड़ी हुई सारी बातें बताने जा रहा हूं, आप बस बने रहिएगा चैनल के साथ। लॉ आसान विद आदित्य। देखिए केस के अंदर हुआ क्या। पवन खेड़ा ने एक एलिगेशन लगा दी रिंकी भुयान शर्मा के खिलाफ कि इनके पास ना अलग अलग देशों के पासपोर्ट्स हैं, जैसे कि यूएई, इजिप्ट। अब ऐसा तो है नहीं कि बस आपने मुंह से एलिगेशन लगा दिया और कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया। इन्होंने डॉक्यूमेंट भी दिए। डॉक्यूमेंट क्या पाए गए? फ्रॉडुलेंट। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एमईए को डॉक्यूमेंट्स दिए जो कि डॉक्यूमेंट फ्रॉड पाए गए, यानी कि कोई पासपोर्ट इनके खिलाफ फैब्रिकेटेड नहीं है, ऐसा एमईए ने कहा। तो अब हेमंता बिस्वा शर्मा की वाइफ ने क्या करा? इनके खिलाफ एफआईआर फाइल कर दी, एफआईआर अगेंस्ट पवन खेड़ा। अब क्या होता है, एफआईआर कहां पर फाइल हुई? असम के अंदर। एफआईआर हुई असम के अंदर, क्योंकि वो लोग तो वहीं रहते हैं ना, हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी वाइफ वहीं पर रहते हैं असम के अंदर। इसलिए उन्होंने असम के पुलिस स्टेशन में जाके पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर फाइल कर दी। अब एफआईआर से बचने के लिए, यानी कि अरेस्ट से बचने के लिए, पवन खेड़ा ने एक बेल अप्लाई करी तेलंगाना हाईकोर्ट के अंदर, जिसे हम कहते हैं ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल। यानी कि वो बेल जो कि उस राज्य में नहीं लगाई जा रही जहां पर एफआईआर हुई है, बल्कि किसी दूसरे राज्य के अंदर लगाई जा रही है। अमूमन क्या होता है कि बेल वहीं पर लगाई जाती है जिस राज्य के अंदर एफआईआर फाइल हुई है। लेकिन अब पता है कि अगर मैं उस राज्य में जाऊंगा और बेल अप्लाई करूंगा तो वहां पर तो मेरा अरेस्ट होना निश्चित ही निश्चित है। तो एक काम करते हैं, किसी दूसरे राज्य के अंदर बेल अप्लाई कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी भी राज्य के अंदर जाके बेल अप्लाई कर देंगे। आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि भाई जहां पर मैं बेल लेने जा रहा हूं दूसरे राज्य में, वहां का मैं निवासी हूं, रेजिडेंट हूं, या फिर मेरा वर्क है, या फिर कोई बिजनेस है। अब इन्होंने क्या कहा पवन खेड़ा ने कि मेरी वाइफ रहती है तेलंगाना के अंदर और उनकी वहां पर प्रॉपर्टी है, इसलिए मैं तेलंगाना हाईकोर्ट के अंदर जाके बेल ले लेता हूं। लेकिन पाया क्या गया कि इनकी वाइफ का आधार कार्ड तो दिल्ली का निकला। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनकी ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल को स्टे लगा दिया था। ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल 1 हफ्ते के लिए मिलती है, ताकि आप जहां पर एफआईआर हुई है आप उस थाने के अंदर जा सकें। अब क्योंकि एक पुलिस से आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी कि देखो मेरे पास तो एंटीसिपेटरी बेल है, अब मैं उस राज्य में जा सकता हूं। लेकिन अब फाइनली हुआ क्या, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इनकी एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दी। अब इनके खिलाफ एफआईआर कौन कौन से सेक्शन में हुई? 318 चीटिंग, 337, 338 फॉर्जरी यानी कि डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़, 352 इंटेंशनल इंसल्ट और 356 डेफेमेशन, यानी कि आपने मानहानि कर दी, बेइज्जती कर दी इनकी। इसलिए इन्होंने इन सेक्शंस के अंदर एफआईआर लगा दी। और कौन से लॉ के अंदर? बीएनएस, यानी कि भारतीय न्याय संहिता, जो कि पहले इंडियन पिनल कोड होता था, आईपीसी होता था। अब नए लॉस आ गए, इसलिए बीएनएस हो गया है। तो अब देखिए दिक्कत क्या है। दिक्कत मैं आपको बताता हूं कि हुई क्या है। जो इसके अंदर जो सेक्शन है 337 और 338 यानी कि फॉर्जरी वाले, ये नॉन बेलेबल हैं, और डिफेमेशन वाले ये बेलेबल हैं। बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये है कि थाने से बेल मिल सकती है। पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी, आप थाने के अंदर जाइए, सिक्योरिटी दीजिए, श्योरिटी दीजिए, बेल बॉन्ड भरिए, और आपकी वहां पर क्या हो जाएगा, वहीं पर थाने से बेल हो जाएगी। लेकिन अगर वो ऑफेंस नॉन बेलेबल हैं तो इसका मतलब क्या है कि पुलिस अब उस पर्सन को अरेस्ट भी कर सकती है। जी हां, अब अरेस्ट हो गया तो अब आप क्या करोगे? अब कोर्ट के अंदर जाके आपको बेल मिलेगी। तो अब दिक्कत क्या आ गई है कि ये वाले जो 2 ऑफेंस हैं ये तो अब है नॉन बेलेबल, यानी कि अब पवन खेड़ा का शायद अरेस्ट भी हो जाए आगे जाके, क्योंकि ये ऑफेंस तो नॉन बेलेबल है ना। ये हमें इस किताब से पता लगता है। इसे कहते हैं बेर एक्ट, यानी कि कानून की किताब। इसके अंदर अगर हम सबसे पीछे देखते हैं तो सारे ऑफेंसेस की लिस्ट है, और उसके सामने ये भी बताए हुए कि कौन से ऑफेंस बेलेबल हैं, कौन से ऑफेंस नॉन बेलेबल हैं। और अगर हम इस किताब को खोलेंगे तो हमें यह पता लग जाएगा कि ये तो ऑफेंस नॉन बेलेबल हैं। नॉन बेलेबल का मतलब यह है कि अब पुलिस इनको वारंट के साथ में अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, अब हुआ क्या? अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा? अभिषेक मनु सिंघवी एक जाने माने वकील हैं जो कि पवन खेड़ा की साइड से अपीयर हुए। इन्होंने क्या कहा कि भाई देखो ऐसा है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, क्योंकि भाई इलेक्शंस आ रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर सब एलिगेशंस लगा रहे हैं। तो इतने आप भारी भरकम चार्जेस इनके ऊपर ना लगाएं, आप क्या करें, खाली डिफेमेशन का चार्ज लगा दें।
मानहानि का चार्ज लगा दे और इसको एक प्राइवेट कंप्लेंट ट्रीट कर ले। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैंने क्या बताया, 352 बेलेबल है, ये तो अपने क्लाइंट को बचाएंगे ही ना। ये तो ऐसा कहेंगे कि ये काम करो, आप डेफेमेशन मान लो, क्योंकि डेफेमेशन तो भैया बेलेबल ऑफेंस है, थाने से ही बेल मिल जाएगी, पवन खेड़ा का अरेस्ट नहीं हो पाएगा। दूसरी पार्टी क्या कहती है कि नहीं भैया इन्होंने तो डॉक्यूमेंट फैब्रिकेट करे हैं, बड़ा मामला है, डॉक्यूमेंट कैसे फैब्रिकेट कर दिए। अब ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ एफआईआर कहां बनी रहे या फिर ट्रायल कहां पर स्टार्ट हो, इसके अंदर, फॉर्जरी के अंदर, चीटिंग के अंदर, जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो यानी कि ये चाहते हैं कि ये जेल चले जाएं। अभिषेक मनु सिंह भी क्या चाहते हैं कि भाई इनके खिलाफ डेफेमेशन के चार्जेस बने जाएं, ज्यादा से ज्यादा अगर बनाने तो डेफेमेशन के बना दो, ताकि इनको थाने से ही बेल मिल जाए। तो अब मैं आपको बताता हूं एंटिसिपेटरी बेल के क्या प्रोविजन होते हैं। देखिए, एंटिसिपेटरी बेल आपको 482 बीएनएसएस यानी कि पुरानी सीआरपीसी के अंदर मिल जाएंगे देखने को। इसके अंदर क्या होता है कि आप बेल ही कहां लगा सकते हैं, या तो हाई कोर्ट में या कोर्ट ऑफ सेशन में। ऑफेंस कैसा होना चाहिए? नॉन बेलेबल, क्योंकि अगर बेलेबल होता तो थाने से बेल मिल जाती ना। नॉन बेलेबल है, इसलिए आप अरेस्ट होने से पहले एडवांस के अंदर हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में जाके ये दिखाते कि देखिए मेरा अरेस्ट हो सकता है गलत ग्राउंड्स पे, तो इसलिए आप मुझे बेल दे दीजिए। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि अगर बेल मिल गई तो पुलिस अब आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। एंटीसिपेटरी बेल मिलने के बाद भी पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। पुलिस कैन स्टिल अरेस्ट, क्योंकि पुलिस को रोका नहीं जा सकता अरेस्ट करने से। लेकिन हां, अगर पवन खेड़ा को बेल मिल गई होती, एंटीसिपेटरी बेल मिल गई होती और पुलिस ने उनको अरेस्ट किया होता और उन्होंने बेल के ऑर्डर दिखा दिए होते, तो पुलिस को उनको छोड़ना पड़ता। शैल बी रिलीज्ड। ठीक है, समझ में आई बात? ऑफेंसेस होते हैं दो तरीके के, बेलेबल, नॉन बेलेबल। बेलेबल का मतलब थाने से बेल हो जाएगी, नॉन बेलेबल के अंदर थाने से बेल नहीं होगी। अगर आप नॉन बेलेबल ऑफेंस से बचना चाहते हैं, यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस से अरेस्ट से बचना चाहते हैं, तो एडवांस में एंटीसिपेटरी बेल ले लीजिए। कहां पर लेंगे? 482 के अंदर। लेकिन ये जो बेल है ये रिजेक्ट हो गई है पवन खेड़ा की, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब शायद उनका अरेस्ट भी हो सकता है आगे जाके। ठीक है, अब उनके पास ऑप्शन क्या है? या तो जब वो अरेस्ट हो जाएं तो सेक्शन 480 के अंदर बेल लगा दे अपनी। अरेस्ट होने के बाद जो बेल लगती है कहां लगती है? 480 के अंदर मजिस्ट्रेट कोर्ट में, या फिर 483 के अंदर लगा दे हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर ही अरेस्ट होने के बाद, या फिर वो अब जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई कि उन्होंने एलिगेशन लगाया कि इनके पास पासपोर्ट है अलग अलग नेशन के जो कि फैब्रिकेटेड पाए गए, इसलिए इनके खिलाफ एफआईआर हो गई। इन्होंने ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करी तेलंगाना के अंदर, लेकिन कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया कि नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया कि आप तेलंगाना के अंदर मत लो बेल, क्योंकि आपका वहां पर कोई लिंक ही नहीं है, आप ना वहां के निवासी हो, ना कोई बिजनेस है, कुछ भी नहीं है, इसलिए आप वापस गुवाहाटी हाईकोर्ट जाओ। गुवाहाटी हाईकोर्ट आए तो यहां पर इनकी एंटीसिपेटरी बेल मना हो गई। एंटीसिपेटरी बेल मना हो गई तो भैया इनके ऊपर जो चार्ज एलिगेशन लगे हैं वो एलिगेशन क्या है कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस भी हैं, अरेस्ट होने का भी डर है। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई इसको डेफेमेशन मान लो, सामने वाली पार्टी कह रही है नहीं भाई हम तो इसको फॉर्जरी ही मानेंगे, क्योंकि वो अरेस्ट करवाना चाह रहे हैं, वो बचना चाह रहे हैं। ये था पूरा केस आपके सामने। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी इंफॉर्मेशन होगी इस केस से रिलेटेड वो मैं आपको साथ साथ देता रहूंगा। बस आपका एक काम है, आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए लॉ आसान विद आदित्य, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और मिलती रहे। थैंक यू सो मच।